हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में कि समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत धारणाएं क्या है। तो हम इस चैप्टर को देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये देखते हैं कि वस्तुओं के प्रकार और निवेश की धारणाएं क्या क्या है, उसके प्रकार क्या क्या है और स्टॉक और प्रवाह। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो ब्लर आ रही है या आपको साफ नहीं दिख रही है तो आप थ्री डॉट्स के ऊपर जाके वहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये बुक की पीडीएफ है तो इसमें जो इसके वर्ड्स हैं वो बहुत काफ़ी छोटे होते हैं। तो अगर आप इसको 144 की उस पर देखेंगे तो ये आपको ब्लर दिखाई देगा। तो आप इसको एक काम कीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटे को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, एक बात, आप इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिए और वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपने बीच बीच में से वीडियो देखी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप हमारी हर वीडियो को आप पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है जी। तो देखते हैं वस्तुओं के प्रकार देखेंगे। तो अब आपको टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बताएंगे कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। तो वस्तुओं को प्राय अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि देखो, आपको पता है जो भी गुड्स आप तक पहुंच रही है या आपके लिए तैयार है कंज्यूम करने के लिए या खाने या पीने के लिए या आपको यूज करने के लिए तैयार है, तो वो तो कहलाती है अंतिम वस्तुएं। और जो अभी उन्होंने एक सीमा, एक लाइन है वो क्रॉस नहीं की है, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी में कोई रॉ मटेरियल पड़ा है और वो अभी क्या है कि वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर आप दूध को ही ले लीजिए, अगर आपको दूध डायरेक्ट पीना है तो आप क्या करेंगे, आप दूध को डायरेक्ट पी सकते हैं, तो इस तरीके से वो अंतिम वस्तु भी हो सकती है। लेकिन आपको उससे खोआ बनाना है, रसगुल्ले बनाने हैं या कुछ भी चाय बनाना है तो आपको एज इट इज वो मध्यवर्ती वस्तुएं भी कहला सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी उस लाइन को पार नहीं किया है जिससे आप उसको कंज्यूम कर सके। ठीक है जी। अब देखेंगे अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। ठीक है। तो जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन की वो क्रॉस कर चुकी है और फाइनल यूजर्स के पास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अंतिम प्रयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। तो देखो, सबसे पहले उपभोक्ता, उत्पादक, ये दोनों क्या है, अंतिम प्रयोगकर्ता हो सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता कपड़ों और जूते के अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं, प्लांट तथा मशीनरी के अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। ठीक है जी। अब देखो, उपभोक्ता कपड़े और जूते पहनेंगे तो वो उनके अंतिम उपभोग करता है, और जो प्लांट और मशीनरी के अंतिम प्रयोगकर्ता है वो उत्पादक है। ठीक है। तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं तथा अंतिम उत्पादक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे दो तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है, एक तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा अंतिम उत्पादक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए खरीदा जाता है। अंतिम उत्पादक वस्तुओं को उत्पादक व अधिक उत्पादन करने के लिए खरीदा जाता है। कहने का अर्थ हमारा यहाँ पे ये है, जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो उपभोक्ता या ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदता है ताकि वो उनको प्रयोग करके अपनी संतुष्टि को सेटिस्फेक्शन कर सके। दूसरा, अंतिम उत्पादक उपभोक्ता जो होता है वो उत्पादक क्या करता है कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए खरीदता है, कि प्लांट और मशीनरी और रॉ मटेरियल को इस तरीके से खरीदेगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है जी। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अब आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो देखो, जो आप खुद कंज्यूम करेगा, कोई कंज्यूमर खुद खाने के लिए प्रयोग कर रहा है या खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो क्या कह रहा है, फाइनल गुड्स कहलाएगी। और प्रोड्यूसर गुड्स वो है जो भी एक प्रोड्यूसर है कोई भी, और वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए करता है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है। ठीक है। अब देखेंगे, परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तु पर किया जाने वाला व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, कोई परिवार है, उसके द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर जो भी हम कंज्यूम करने के लिए वस्तुओं पर उपभोग व्यय करते हैं वो क्या कहला, जो भी व्यय करते हैं वो उपभोग व्यय कहा जाता है। कि एक परिवार है और वो कोई भी परिवार है जो कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए कुछ भी व्यय करता है, यानी कि उसने कुछ भी खरीद लिया, वो उपभोग व्यय कहलाएगा। ठीक है। तो उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तुओं द्वारा किया जाने वाला निवेश व्यय कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, अगर कोई परिवार, व्यक्ति या कुछ भी
उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय करेगा तो वो उसका उपभोग व्यय कहलाएगा, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो उसके लिए, प्रोड्यूसर अंतिम वस्तुओं को खरीद रहा है या उनको यूज कर रहा है या उनको ले रहा है, तो वो वहाँ पे निवेश कहलाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, तो हम अंतिम वस्तुओं पर व्यय कैसे को हम क्या कह सकते हैं, उपभोग व्यय प्लस में निवेश व्यय। ठीक है जी। अब देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं की अवधारणा को समझ लेने के पश्चात समझना सरल हो जाता है कि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है, मध्यवर्ती वस्तुओं को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। यानी कि वे वस्तुएं जो अभी उन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, अभी ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता तक तैयार नहीं है, इन्हें एक फर्म द्वारा किसी अन्य फर्म तक खरीदी जाती है ताकि कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए, इन्हें आगे बेच दिया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है ना, वो उन्होंने अभी उत्पादन की रेखा को पार नहीं किया है, इनके मूल्य में मूल्य वृद्धि करना बाकी है, ये अंतिम प्रयोगकर्ता के उपभोग के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ये एक फर्म द्वारा तैयार नहीं की जाती है। जैसे आपको पता है, अगर हमें आज के टाइम में एक बाइक बनानी है या मोटरसाइकिल बनानी है, अभी जो हमारा हीरो का प्लांट है या हमारा कोई बजाज का प्लांट है, कोई भी कंपनी का प्लांट है, तो क्या है कि हम एक जगह तो सारी पूरी बाइक को तो हम तैयार कर नहीं सकते, उसके टायर कहीं से आ रहे हैं, उसका इंजन के पार्ट्स कहीं से आ रहे हैं, उसका बॉडी फ्रेम कहाँ से आ रहा है, तो हम उसको एक तरीके से कच्चे माल के रूप में तैयार करते हैं और फिर उसको एक मेन असेंबल लाइन में भेजते हैं, कंपनी मेन में भेजते हैं, जैसे हीरो कंपनी में भेजते हैं, तो वहाँ जाके उसको वो असेंबल होती है पूरी की पूरी। तो इसी तरीके से क्या है कि कच्चा माल एक जगह तैयार ना होकर अलग अलग जगह से आके तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन की सीमा की रेखा के अंदर होते हैं, जिनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है, ये अंतिम वस्तु प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए अभी तैयार नहीं है, या उन वस्तुओं को एक फर्म्स अन्य से खरीदती है, मतलब कि एक फर्म है जो दूसरे से खरीदेगी ताकि उनके पुण्य बिक्री की जाए, उनमें कच्चे माल में उनका प्रयोग किया जा सके। इसके बाद देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में विलीन हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि जो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में विलीन हो जाता है। कैसे देखते हैं, जब एक बढ़ाई 5,000 मूल्य की लकड़ी खरीदता है तो उसे 10,000 मूल्य की कुर्सी में बदलता है। ठीक है, अब समझ गए ना आप कि भाई 5,000 की लकड़ी थी, उसको वो 10,000 की कुर्सी में बदल देता है। ठीक है, तो 5,000 तो लकड़ी का मूल्य हो गया, 5,000 उसने अपनी मेहनत लगा दी उसके अंदर, तो तब कर अंतिम वस्तु के मूल्य में लकड़ी का मध्यवर्ती मूल्य शामिल होता है। इसे राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के अनुमान में वर्ध्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है उसे हम राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय में के अनुमान में शामिल नहीं करते हैं, इससे एक दोहरी गिनती हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक द्वारा मध्यवर्ती वस्तु पर किया जाने वाला व्यय मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। उत्पाद का मूल्य कुर्सी होगा, जैसे मध्यवर्ती उपभोग लकड़ी हो गई, कच्चा माल होगा जिन्हें कुर्सी के लिए प्रयोग किया गया है, बराबर किससे कहलाएगा, सकल मूल्य वृद्धि, तथा उत्पाद होगा सकल उत्पाद। ठीक है, अगर हम उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु उपभोग घटा देते हैं तो हमारे पास सकल मूल्य वृद्धि या उत्पादकों का सकल उत्पाद बच जाता है। एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती हो सकती है, तो भाई यह भेद करना इतना सरल नहीं है। एक ही वस्तु अंतिम में मध्यवर्ती हो सकती है, यह सब वस्तुओं के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दूध के ऊपर कि भाई वो एक ही वस्तु है, तो मतलब कि दूध को हम कैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कंजम्पशन कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, या उसका अलग अलग यूज करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है, या उसके उपभोग पर निर्भर करेगा। ठीक है, वस्तुओं का अंतिम उपभोग ही महत्व रखता है, बिल्कुल। वस्तुओं का अंतिम या मध्यवर्ती के रूप में वर्गीकृत करते समय वस्तुओं का अंतिम उपभोग ही महत्व रखता है। देखने की बात यह है कि अंतिम उपभोग के लिए एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है, यदि उत्पादक द्वारा प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो उसे मध्यवर्ती वस्तु माना जाता है। इसी प्रकार यदि उत्पादक उसे खरीद कर पुण्य बेचा जाता है तो भी उसे मध्यवर्ती वस्तु कहेगा, या उसे उपभोग खरीद लिया जाता है तो इसे अंतिम वस्तु माना जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसका अंतिम उपभोग से ही हम पता कर सकते हैं कि वो मध्यवर्ती वस्तु है या फिर फाइनल गुड्स है। ठीक है, अगर उसको
चीज़ को खरीद कर एक परिवार प्रयोग कर लेता है तो वो अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर उसको बार बार कभी किसी चीज़ में बदला जा रहा है, कभी किसी चीज़ में बदला जा रहा है या खरीदा बेचा जा रहा है तो मध्यवर्ती वस्तु होती है। ठीक है, तो देखेंगे एक गांव में डेयरी फार्म द्वारा बेचे जाने वाला दूध समस्त अंतिम वस्तु नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका उस भाग को केवल अंतिम वस्तु कहा जाएगा जिसे उपभोक्ता परिवारों को बेचा जाता है। अन्य भाग मिठाई बनाने के लिए बेचा जाता है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा। ठीक है, ये अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर है, जैसा कि आपको पता है, इनमें आप कर लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इनको। मध्यवर्ती वस्तुओं के भेद के महत्व। ठीक है, अब देखेंगे उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट रूप से आपको सेटिस्फैक्शन देगी ये वस्तुएं। ठीक है, और इनका प्रयोग अन्य उत्पादन के लिए नहीं किया जाएगा। ये क्या कहलाएगी हमारी, ठीक है, ये वस्तुएं कहलाए। उदाहरण के लिए परिवार द्वारा उपभोग किया गया दूध व आइसक्रीम। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उपभोग के लिए होती है, अंतिम वस्तुओं के रूप में अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार होती है। ठीक है, अब देखेंगे इनके अंतिम प्रयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। देखो, उपभोक्ता परिवार हो गया, सरकार हो गई, कल्याणकारी एजेंसी हो गई, ठीक है, गैर सरकारी संगठन हो गए, एनजीओज वगैरह, या फिर वह उसके द्वारा उपभोक्ता को खरीदने के लिए किए जाने वाले खर्च को अर्थव्यवस्था का अंतिम उपभोग कहलाता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो भाई उपभोक्ता वस्तु और उपभोग वस्तु समझ में आ गई आपको कि भाई जो डायरेक्ट हमें संतुष्टि प्रदान करें, हम डायरेक्ट उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम वस्तुओं के रूप में उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग मानवीय आवश्यकता को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका उपभोग अन्य वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उपभोग वस्तुओं का वर्गीकरण। अब इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ सेवाएं। तो देखेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। तो देखेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु वे हैं जिनका उपभोग कई वर्षों तक किया जाता है, सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है, इसका वस्तुओं का बार बार उपयोग किया जाता है, टीवी, रेडियो, कार। कहने का अर्थ ये है कि काफ़ी साल तक चलती हैं ये वस्तुएं और इनका जो मूल्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इनको काफ़ी समय तक यूज किया जा सकता है और इनका बार बार यूज किया जा सकता है। तो ये टिकाऊ वस्तुएं होती है जो बार बार मतलब कि बदलनी नहीं पड़ती है, एक बार खरीदने के बाद काफ़ी समय तक चलती रहती है और इनका मूल्य काफ़ी अधिक होता है। अर्टिकाऊ वस्तुएं, अर्टिकाऊ वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे कुछ समय अधिक समय के लिए किया जा सकता है, इनका सापेक्ष मूल्य अधिक नहीं होता, जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्राकरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती है। तीसरा गैर टिकाऊ व एकल उपभोगकर्ता वस्तुएं। देखो, गैर टिकाऊ व एकल उपभोगकर्ता वस्तुएं वे है जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूख मिटाने के लिए आप जिस डबल रोटी को खाते हैं, एक बार के प्रयोग के बाद डबल रोटी समाप्त हो जाएगी, दोबारा इसका उपभोग नहीं कर सकेंगे, इसका सापेक्ष मूल्य कम होता है। शाही, दूध, पेट्रोल, गैस, टिकाऊ, गैर टिकाऊ व एकल उपभोग। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, गैर टिकाऊ व एकल यानी कि एक बार ही हम इनका प्रयोग कर पाएंगे, बार बार इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और ऐसी वस्तुओं को हम एकल उपभोग वाली वस्तुएं भी कहते हैं जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाती है। दूसरा सेवाएं। सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तु जो मानवीय आवश्यकता को डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करती है, जैसे डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर इत्यादि किसके उदाहरण है, यानी कि मनुष्य की जो प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है। अब कोई बीमार है तो डॉक्टर जाता है, वो अपनी सेवाएं देता है, ठीक है, वकील है तो केस लड़ता है उनका, घरेलू नौकर वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सारे सेवाएं के अलग अलग रूप है। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, हम देखते हैं अंतिम वस्तुओं के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादों की परिसंपत्तियां होती है, यानी कि फिक्स एसेट्स होती है, कैपिटल्स गुड्स होती है। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उपभोग वस्तुएं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कैपिटल्स गुड्स। तो देखेंगे कैपिटल्स गुड्स पूंजीगत, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कैपिटल गुड्स। अंतिम वस्तुओं के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं जैसे प्लांट, मशीनरी आदि का उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जाता है। यदि नट बोल्ट या अन्य कील पेच को भी कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जाता है, परंतु ये पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है। यहाँ पे हम देखो, हम क्या कर सकते हैं, उनकी फिक्स एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कम कीमत वाली वस्तु होती है, और जो इनके अंदर नट बोल्ट वगैरह है या पेच या कील जो मतलब कि इनके
छोटे छोटे एक्सेसरीज होती है ना, जैसे नट हो गया, बुलेट हो गया, या मतलब कि इनमें कुछ भी दिक्कत आ गई, इनको हम पूंजीगत वस्तुओं में नहीं लेंगे क्योंकि ये कम कीमत वाली होती है। इसके विपरीत पूंजीगत वस्तुएं उच्च मूल्य वाली होती है, यानी कि अच्छा अच्छा इनका दाम होता है, अच्छा इनका रेट होता है, और उत्पादक को केवल उन स्थिर परिसंपत्तियों को पूंजीगत माना जाता है जिनका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, जिनका उचित मूल्य होता है। तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती है जो अंतिम रूप के रूप में वर्गीकृत फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, जिनका उत्पादक के लिए काफ़ी टाइम तक यूज किया जाता है और उत्पादन की प्रक्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि इनका इनका काम बार बार हो सके और जिनका मूल्य भी अधिक होता है। ठीक है, तो पूंजीगत वे वस्तु है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई सालों तक प्रयोग किया जाता है, जिनका मूल्य अधिक होता है, और ये उत्पादों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, फिक्स एसेट्स होती है, जिन्हें हम प्लांट और मशीनरी भी कहते हैं। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे कि क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। दर्जी की दुकान में पड़ी एक सिलाई मशीन स्थिर संपत्ति है, यह एक पूंजीगत है, किंतु मशीन यदि एक उपभोक्ता के घर में है तो पूंजीगत नहीं कहलाएगी। ठीक है, वह केवल एक टिकाऊ उपभोक्ता है। ठीक है, वह एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। तो इसी प्रकार पेटेंट कंपनी की एक कार पूंजीगत है, वहीं किंतु यदि कार एक परिवार के पास है तो वह टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वो डिपेंड करेगा कि वो किस उपभोगकर्ता के पास है, यानी कि किस कस्टमर के पास है। अगर कस्टमर उसको अपने घर के लिए यूज कर रहा है तो वो उपभोक्ता वस्तु है। अगर वो किसी बिजनेस में लग रही है तो वो कैपिटल गुड्स में आ गई। ठीक है, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती है, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती। अब यहाँ देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिल्कुल देखेंगे, उत्पादन वस्तु उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपभोग उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन वस्तुओं को सम्मिलित होते हैं। देखो, उत्पादक द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली फर्नीचर बनाने के लकड़ी का उपयोग, वे वस्तु जिनका उत्पादन स्थिर परिसंपत्तियों के में प्रयोग होता है, जैसे प्लांट मशीनरी उत्पादकों की परिसंपत्ति से भिन्न है। कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई टिकाऊ वस्तुएं नहीं होती, वे एकल उत्पादक वस्तु होते हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी लकड़ी का कुर्सी बनाने के लिए बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत परिसंपत्तियां पूंजीगत वस्तु का उत्पादन बार बार प्रयोग किया जा सकता है, तो यह टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं होती है। तो स्पष्ट है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती है, परंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती। कहने का अर्थ हमारा यहाँ पे ये है कि जो पूंजीगत वस्तु होती है वे सारी उत्पादक वस्तु होती है, क्योंकि वह उत्पादकों द्वारा जो भी बनाई गई है वो पूंजीगत द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी। लेकिन जो उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बार बार यूज भी नहीं होती है, कोई चीज़ बार बार यूज हो जाती है। तो ये सारी अलग अलग वैरायटी है इनकी। ठीक है, अब निवेश देखेंगे। निवेश की का हम बाद में करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को पूरी देखें, शेयर कीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके, ज़्यादा से हमारी हेल्प हो सके, आपकी हेल्प हो सके। और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट्स करिए। थैंक यू, जय हिंद।